कहानी की शुरुआत कैरेबियन सागर में तैर रही एक बोट से होती है, जिसमें एक फैमिली अपनी छुट्टियां एंजॉय करने निकली होती है। बोट पर टॉम और उसकी वाइफ जूलियन अपने दोनों बच्चों कैसी और बेन के साथ थे। कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी, जबकि जॉन अपने बेटे बेन को फिशिंग करना सिखा रहा था। इसी दौरान जूलियन स्विमिंग करने के लिए पानी में कूद जाती। वह तैरते हुए बोट से काफी दूर निकल जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। वह मदद के लिए टॉम को आवाज देती है, लेकिन जूलियन की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती और वह डूबने लगती है। इधर टॉम देखता है कि बोट पर लगी डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया है। तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर जाता है और जब वह उसे डूबते हुए देखता है तो जल्दी से बोट लेकर उसके नजदीक जाता है और पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। जब वह उसे बोट पर वापस लेकर आता है तो सब लोग बहुत डरे हुए थे। जॉन कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि बोट से ज्यादा दूर मत जाना। खैर, अब शाम होते ही सब लोग मिलकर बेन का बर्थडे मनाते हैं। आज वह 13 साल का हुआ था। उसे उसके जन्मदिन पर अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। साथ ही सब लोग एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड एडम उसे कॉल करता है और पूछता है, तुम्हारी फैमिली ट्रिप कैसी चल रही है। कैसी बताती है कि वह यहाँ बोर महसूस कर रही है। तभी एडम बताता है कि अचानक यहाँ का मौसम काफी बिगड़ गया है और आसमान में तेज बिजली चमक रही है। फिर अचानक नेटवर्क के जाने से कॉल कट हो जाती है। कैसी ये बात अपने डैड को बताती है और तभी पानी में कुछ हलचल होती है। ये लोग देखते हैं कि बोट के चारों तरफ बहुत सारी व्हेल मछलियां हैं। टॉम कहता है, जरूर ये तूफान के आने का संकेत है, क्योंकि व्हेल्स और शार्क्स ऐसा तभी करती हैं जब उन्हें लहरों का अंदाजा नहीं हो पाता। तभी एक बड़ी सी व्हेल बोट के निचले हिस्से से टकरा जाती है। फिर टॉम चेक करने के लिए पानी में उतरता है ताकि वह पता कर सके कि नीचे कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। लेकिन जब वह ऊपर आता है तो उसके कंधे पर चोट लगी हुई थी। जूलियन घबराकर पूछती है, नीचे क्या हुआ था। टॉम बताता है, पता नहीं, जब मैं पीछे मुड़ा तो अचानक ये चोट लग गई। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये है कि हमारी यॉट डैमेज हो गई है और इसे फिक्स कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें अब मदद की जरूरत है। फिर जूलियन उसका जख्म सिलती है, क्योंकि वह पेशे से एक डॉक्टर है। इसके बाद कैसी अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क जा चुका था। फिर जूलियन रेडियो से संपर्क करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इस बात से टॉम बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी फैमिली को कैसे घर लेकर जाए। फिर अचानक उन्हें किसी चीज के आने का सिग्नल मिलता है। ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि आसमान से कोई चीज नीचे गिर रही है। ये देखने में शायद कोई उल्का पिंड लग रहा था। टॉम किसी तरह बोट को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और एस्टेरॉयड उनकी बोट के बिल्कुल नजदीक गिरता है, जिससे ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये कोई उल्का पिंड नहीं, बल्कि एक सैटेलाइट है जो किसी कारण से नीचे गिर रही है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और समंदर में तेज लहरें उठने लगती हैं। ये लोग तुरंत अंदर आकर चीजों को समेटने लगते हैं। टॉम सभी को लाइफ जैकेट्स देता है, लेकिन तभी सबके सिर चकराने लगते हैं। जूलियन की नाक से खून बहने लगता है। तूफान इतना तेज था कि सब के सब बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब इन्हें होश आता है तो जूलियन देखती है कि उसका पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन इनकी बोट पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके अंदर मछलियां और बहुत सारी कीचड़ जमा हो गई थी। टॉम को कुछ समझ नहीं आता और जब ये लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो पूरा नजारा बदला हुआ था। अचानक समंदर का सारा पानी कहीं गायब हो गया था और अब ये लोग एक बहुत ही विशाल डेजर्ट में थे। टॉम मैप और कंपास के जरिए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि धरती के दोनों पोल्स की डायरेक्शन बदल चुकी है। नॉर्थ पोल अब साउथ बन चुका है और साउथ पोल नॉर्थ। इसकी वजह से समंदर का सारा पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और इस बदलाव की वजह से बहुत सारे इंसान मारे जा चुके होंगे। ये सुनकर कैसी रोने लगती है। उसे एडम की बहुत चिंता हो रही थी। अब ये लोग भी इस डेजर्ट में फंस चुके थे, इसीलिए जूलियन सारा खाना इकट्ठा करने लगती है, जबकि टॉम अभी भी रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उधर बैन एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैलून्स बांधकर हवा में छोड़ देता है ताकि अगर कोई आसपास हो तो उन्हें देख ले। कुछ देर बाद रेडियो पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। यह आदमी बताता है, मेरा नाम नोव है और मैं एक छोटी सी सबमरीन का कैप्टन हूँ। टॉम कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कैप्टन कहता है, नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारी तरफ फंस गया हूँ। टॉम पूछता है, तुम्हारे हिसाब से यह सब कैसे हुआ। कैप्टन बताता है, यह पोल्स के बदलने से हुआ है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक पोल्स एक हफ्ते में अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे और इस बार जो वेव्स आएंगी वो बेहद ही खतरनाक होंगी। यह सुनकर जूलियन अपने दोनों बच्चों को सामान पैक करने भेज देती है। टॉम पूछता है, तुम्हारी सबमरीन में कितने लोगों की जगह है। वह बताता है, मेरा एक साथी मारा जा चुका है, इसलिए अब इसके अंदर 3 लोग आ सकते हैं। टॉम कहता है, ठीक है, तो मुझे अपनी लोकेशन बता दो ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को सबमरीन तक ला सकूं। जूलियन भी अपने बच्चों को बचाने के लिए कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद कैप्टन उनकी बात मान लेता है और उन्हें अपने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स बता देता है। टॉम उन कोऑर्डिनेट्स को चेक करता है और कहता है, हम तुम्हारे पास लगभग 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वह अपनी पत्नी से कहता है, हम कल सुबह निकलेंगे क्योंकि हमारे बच्चों को बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है।
इसलिए वे दोनों अपने बच्चों को यह नहीं बताते कि सबमरीन के अंदर केवल 2 लोगों की ही जगह है। अब ये लोग बोट में ही रात गुजारते हैं और सुबह होते ही जूलियन खाने पीने का सभी सामान इकट्ठा करने लगती है। तभी टॉम की नजर बोट की तरफ आ रहे एक आदमी पर जाती है। वह दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था और उसके साथ एक कुत्ता भी था। टॉम बोट से नीचे उतरता है और पानी लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ता है। जब टॉम उसे पानी ऑफर करता है तो वह एक ही बार में सारा पानी पी जाता है। टॉम उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी भाषा टॉम को समझ नहीं आती। फिर अचानक वह शख्स टॉम पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। जूलियन यह सब देखकर एकदम से घबरा जाती है। फिर जैसे ही वह आदमी जूलियन की तरफ बढ़ता है, जूलियन तुरंत वहां से भागकर बोट के अंदर चली जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को एक बॉक्स के अंदर छुपा देती है और कैसी को एक फ्लेयर गन दे देती है। फिर खुद भी एक कमरे के अंदर छुप जाती है। तभी वह शख्स अंदर आता है और देखता है कि वहां बहुत सारा खाना रखा हुआ है। वह किसी जानवर की तरह उस खाने पर टूट पड़ता है। उधर जूलियन बोट से नीचे कूद जाती है लेकिन तभी उस आदमी का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। जूलियन खुद को बचाने के लिए चाकू निकालती है और कुत्ते को मार देती है। फिर वह बोट के दूसरी साइड से चढ़कर अंदर आती है पर तभी वह शख्स जूलियन पर हमला कर देता है। जूलियन खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वह कर नहीं पाती। तभी पीछे से कैसी फ्लेयर गन से उस पर हमला कर देती है। फ्लेयर गन की वजह से बोट के अंदर आग लग जाती है लेकिन किसी तरह ये तीनों जरूरी सामान लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये सभी टॉम के मरने पर बहुत अफसोस करते हैं। तभी जूलियन देखती है कि वह शख्स बोट की तरफ से भागा भागा इनकी तरफ आ रहा होता है। जूलियन अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है और तभी बोट एक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। अब ये लोग किसी सुरक्षित जगह पर रुकते हैं लेकिन बैन खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। जूलियन उसे समझाती है और कहती है खुद को दोष देना बंद करो। तभी वह सन की आदमी फिर से नजदीक आता दिखता है। अब ये लोग फिर से भागने लगते हैं और बचते बचाते काफी दूर आ जाते हैं। तभी जूलियन देखती है कि बेन को डिहाइड्रेशन हो रहा है और उनका पानी भी खत्म हो चुका है। फिर इन्हें एक प्लेन नजर आता है जो शायद तूफान में क्रैश हो चुका था। ये लोग दौड़कर उसके नजदीक जाते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई इंसान नहीं है। अब शाम होने वाली थी इसलिए जूलियन अपने बच्चों के साथ इस प्लेन में छुप जाती है। रात को जैसी ही कैसी टॉयलेट के लिए बाहर जाती है, वो शख्स फिर से आ जाता है। वह कैसी पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन तभी जूलियन पीछे से चाकू से उस पर हमला कर देती है। वह बार बार उस पर वार करती है और अंत में मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अपने पति का बदला लेकर जूलियन को एक अजीब सी राहत महसूस होती है। अब अगली सुबह जैसे ही ये लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी के शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं जो शायद किसी जंगली जानवर के होने का संकेत दे रहे थे। अब ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बेन जो कि बहुत प्यासा था पानी पीने लगता है। जूलियन उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि यह पानी उसे बीमार कर देगा। अब वहां से ये लोग धूप से बचने के लिए पास पड़े गार्बेज का इस्तेमाल करते हैं। जूलियन बेन को इंजेक्शन देती है। ये लोग सो ही रहे होते हैं। तभी जूलियन को एक आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाती है और देखती है कि बाहर कुछ है जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। ये देख जूलियन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागना शुरू कर देती है। ये लोग दौड़ते हुए एक शिप के नजदीक पहुंचते हैं जहां कुछ लोग कंटेनर से खाने पीने का सामान उठा रहे होते हैं। जब वे जूलियन और बच्चों को अपनी तरफ आता देखते हैं तो कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे केकड़े इनका पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए ये तीनों कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं लेकिन जूलियन जख्मी हो जाती है। उधर जितने भी लोग कंटेनर्स के अंदर छुपे थे, केकड़े उन सब पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। अब अगली सुबह तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है। जूलियन देखती है कि वहां बहुत सारे हथियार पड़े हैं। ये लोग उन्हें उठा लेते हैं। बेन गन को रीलोड करने लगता है जबकि जूलियन अपने जख्म पर बारूद डालकर उसे जला देती है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। वहां इन्हें पीने के लिए पानी और बाकी जरूरी चीजें भी मिल जाती हैं। जूलियन को एक वॉकी टॉकी भी मिलती है और अब वो सबमरीन के कैप्टन से बात करती है। कैप्टन पूछता है तुम लोग कहाँ हो? जूलियन उसे बताती है हम लोग रेगिस्तान में कहीं भटक गए हैं और हमारा मैप भी खो गया है, इसलिए डायरेक्शन का पता लगा पाना मुश्किल है। कैप्टन उन्हें बताता है मेरे ऊपर भी इन्हीं क्रिएचर्स ने हमला किया था और मेरी हालत अब काफी नाजुक है, इसलिए तुम लोगों को जल्दी करनी होगी क्योंकि समंदर वापस आने वाला है। फिर वह फ्लेयर गन से ऊपर हवा में फायर करता है जिसे बेन देख लेता है। अब इन्हें सबमरीन की लोकेशन का पता चल चुका था और सभी लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सबमरीन दिखाई देती है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी खाइयों को पार करना पड़ेगा। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तभी जूलियन अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें दूसरी तरफ धकेल देती है जबकि वो खुद दूसरी तरफ फंस जाती है। जूलियन कहती है तुम अपने भाई को लेकर सबमरीन के पास चली जाओ, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। हालांकि बच्चे अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे लेकिन जूलियन के बार बार कहने पर कैसी अपने भाई बहन को लेकर आगे बढ़ जाती है। जब ये सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो इन्हें नो मिलता है जो काफी जख्मी हालत में होता है। वो कहता है लगता है अब मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए सबमरीन में अब 3 लोगों की जगह है। यह सुनते ही कैसी अपनी माँ के पास भागती है जहाँ जूलियन खुद को उन क्रिएचर्स से बचा रही होती है। कैसी
उसे अपना हाथ देकर खाई से बाहर निकाल लेती है। अब सब लोग सबमरीन के पास इकट्ठा हो जाते हैं और इससे पहले कि क्रिएचर्स उन पर हमला कर पाते, ये लोग सबमरीन के अंदर बंद हो जाते हैं। तभी इन्हें समंदर की एक बहुत बड़ी लहर आती दिखाई पड़ती है, यानी समंदर अपनी जगह फिर से वापस आ रहा था। इसके बाद सभी लोग खुद को अच्छे से बांध लेते हैं और जैसे ही लहरें सबमरीन से टकराती हैं, ये लोग बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर जूलियन देखती है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है और सबमरीन किनारे पर आ गई है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक खंडहर बन चुका शहर है, जिसे इस तूफान ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग जिंदा बच गए थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी सरवाइव मूवी की, जो आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।